नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आईसीजी ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपीन, इजराइल, मालदीव या फिर इंडोनेशिया? तो भी हाल ही में भारत सरकार ने फिलीपीन तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपीन तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज और बचाव और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में दोनों तटरक्षकों के बीच पेशेवर जुड़ाव को बढ़ावा देना है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पहली रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? जापान, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस? तो अभी हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गर्भावस्था के दौरान बच्चे की सुरक्षा के लिए महिलाओं में उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 6 महीने की उम्र तक शिशुओं में निचले श्वसन पथ के संक्रमण और गंभीर बीमारी को रोकना है। यह टीका फाइजर द्वारा विकसित किया गया है और यह मंजूरी से यह टीका गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह की महिलाओं को देने की अनुमति मिलती है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, चौथी G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? लखनऊ, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर नोएडा? तो अभी हाल ही में यह घोषणा हुई है कि वाराणसी में चौथी G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। चौथी G20 संस्कृत कार्य समूह बैठक अगस्त 2023 में वाराणसी में शुरू होगी, जिसका उद्देश्य संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखते हुए कार्रवाई योग्य परिणामों पर पहुंचना है। G20 संस्कृत समावेशी विकास के लिए वैश्विक आख्यान को आकार देना विषय के साथ संस्कृत मंत्रियों की बैठक के एक भाग के रूप में वाराणसी में लॉन्च किया जाएगा। बहुपक्षवाद में भारत के अटूट विश्वास को उजागर करने के लिए CWG कल्चर यूनाइट्स ऑल अभियान की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया है। दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दास व्यापार की भयावह प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार और इसके निहितार्थों के बारे में याद दिलाना है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत से लड़ना है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, LIC ने RIL डिमर्जर कार्रवाई के माध्यम से किस कंपनी में 6.7% की हिस्सेदारी हासिल की है? टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या एयरटेल फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में LIC ने RIL डिमर्जर कार्रवाई के माध्यम से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.7% की हिस्सेदारी हासिल की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा डीमर्जर कार्रवाई के कारण जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी हासिल की है। LIC के अनुसार अधिग्रहण की लागत रिलायंस इंडस्ट्रीज के विलय से पहले की लागत के 4.68% के बराबर है।
जून 2023 के अंत में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के पास RIL में 6.49% हिस्सेदारी थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश ने गाओफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? चीन, फ्रांस, जापान या फिर रूस? तो अभी हाल ही में चीन ने गाओफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 12 या 0.04 अंतरिक्ष में भेजा है। उपग्रह गाओफेन 1204 को लॉन्ग मार्च 4C वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया है। इसका उपयोग भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा राहत सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च श्रृंखला के वाहक रॉकेटों के 484वें उड़ान मिशन का प्रतीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है? सौरव गांगुली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर रोहित शर्मा? तो अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है। भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में एक नई पारी शुरू करेंगे। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मौजूदगी में सचिन के साथ 3 साल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और शहरी आबादी और चुनावी प्रक्रिया के बीच अंतर को पाटना है। शहरी और युवाओं की उदासीनता की चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। खेलो इंडिया लीग आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? अस्मिता महिला लीग, महिला प्रीमियर लीग, भारतीय महिला लीग या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया महिला लीग अब आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। अस्मिता का तात्पर्य कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करके खेल मील के पत्थर के रूप में हासिल करना है। अस्मिता पोर्टल एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो अन्य सुविधाओं के अलावा आगामी लीगों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह किसी भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी या निजी संगठन को अस्मिता महिला लीग की मेजबानी करने में सक्षम बनाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में किस पुष्प की नई किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया है? गुलाब, कमल, गुड़हल या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा, जो कि हमारे विज्ञान मंत्री हैं, कमल की नई किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया है। विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में 108 पंखुड़ियों वाले कमल, जिसका नाम साइंटिफिक नेम नेलुम्बो न्यूसीफेरा की एक अनूठी किस्म NBRI नमोह 108 लॉन्च किया है। इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NBRI लखनऊ द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने कमल के रेशे से बने परिधान और इत्र फ्रोटस भी पेश किया। इत्र कमल के फूलों से निकाला जाता है और इसे NBRI और खुशबू और स्वाद विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण और रजत, स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य या फिर केवल कांस्य? तो अभी हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक हासिल किए हैं।
हनी डबास और राहुल जोगराजिया ने दुबई में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जूनियर पुरुष 72 किलोग्राम वर्ग में क्रमशः पहला स्वर्ण और रजत पदक जीता है। डबास ने सर्वश्रेष्ठ कुल 135 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि जोगराजिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ कुल 132 किलोग्राम वजन उठाया है। डबास के पास 2022 फैजा विश्व कप से 2 स्वर्ण पदक हैं। विश्व चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र पदक परमजीत कुमार पुरुष वर्ग के 49 किलोग्राम ने तिबिलिसी 2021 विश्व चैंपियनशिप में जीता था। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।